तो वेलकम क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों का इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के अंदर लेक्चर नंबर 8 है। ये लेक्चर नंबर 8 पुराने लेक्चर ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम बात कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो उसके अंदर आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 75 जो बताता है द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। जो पीएम है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। पीएम शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल बट सिलेक्टेड बाय द पार्टी। जैसे नरेंद्र मोदी जी को पार्टी ने सिलेक्ट किया एज अ पीएम, लेकिन हम जो वोट देते हैं वो पार्टी को देते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते हैं। ठीक है। एंड ऑल द मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। A minister shall individual responsible to president but collectively responsible to लोक सभा। जो मिनिस्टर होता है वो इंडिविजुअली तो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है बट कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर। मतलब क्या है कि अगर जो पीएम है, अगर पीएम की कुर्सी चली जाए, मतलब पीएम अपना पद छोड़ दे, मेन बात यह है, तो सारे के सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसेट है, और कैबिनेट को भी हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। इफ पीएम रिजाइन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 5 सारे नहीं पढ़ते, मैं पहले ही बता चुका हूँ। A minister who has not become the member of either house within 6 months of his becoming, so he shall not continue as a minister beyond 6 months. इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिनिस्टर जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का अगर मेंबर नहीं बन पाया अब तक 6 महीने के अंदर ही, अगर उनको इलेक्ट कर दिया गया और वो नहीं बन पाया, so he shall not continue as minister beyond 6 months। क्योंकि आप एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तब मनमोहन सिंह ना ही राज्यसभा के ना ही लोकसभा के मेंबर थे, लेकिन फिर उनको 6 महीने के अंदर बनाया गया था मेंबर। अगर नहीं बनाया जाता तो वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को कब परमानेंटली हैंडल नहीं कर सकते थे, उनको छोड़नी पड़ती अपनी कुर्सी। आर्टिकल नंबर 78 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ यूनियन टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कॉल्ड एज राइट टू इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देश के बारे में ऑफ द यूनियन टू द प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम देनी है। इसी को कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 78 के अंदर लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये कहाँ डिफाइन किया गया? आर्टिकल 76 के अंदर। A person who is eligible to become judge of Supreme Court shall be appointed by President as Attorney General। Attorney General कौन होता है? जज जो सरकारी कामों, जो क्या कहेंगे हम लोग, सरकारी या लीगल मैटर्स को जो डील करता है कोर्ट के अंदर, उसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको बनने के लिए एटलीस्ट वो एलिजिबल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ही सर्व्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कहने पर ये काम करते हैं। इनका कोई टेन्योर नहीं होता, ना ही इनकी कोई फिक्स सैलरी होती है। जैसे वकील का क्या है, वकील है ना एक तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं। तो आप जैसे वकील को अगर कोई सैलरी थोड़ी देते हो, आप वकील को फीस देते हो, तो ऐसे इनको भी फीस दी जाती है, और इनका कोई टेन्योर नहीं होता। कभी भी इनको निकाल सकते हैं, कभी भी इनको ऐड कर सकते हैं। कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। He shall resign the name of president। अगर इनको रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट के नाम पे रिजाइन करना पड़ेगा। He shall represent union government cases in the court and shall advise pressure on legal matters। जैसा मैंने बताया कि सरकारी जो लीगल मैटर्स हैं उनको डील करते हैं। अटॉर्नी जनरल shall be supported by solicitor general plus 4 additional solicitor general। सॉलिसिटर जनरल के द्वारा इनको सपोर्ट किया जाता है, और साथ में और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का यूज़ किया जाता है। He shall be असिस्ट किया जाता है, मतलब यूज करना। ही शैल टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस। ही हैज़ राइट टू स्पीक ऑल्सो बट कांट वोट। ये प्रोसीडिंग, मान लीजिए अगर लोकसभा या राज्यसभा की जो मीटिंग्स चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो इनके पास ये लोग, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो क्या है, ये पार्ट ले सकते हैं उन प्रोसीडिंग्स के अंदर, मतलब वकालत कर सकते हैं, लेकिन इनके पास राइट टू स्पीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते।
क्योंकि ये मेंबर नहीं होते किसी भी सभा के। ही shall act as an advocate and continue his private practice but shall not stand against union government। हाँ, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इनके पास, अगर मेरे को कोई केस लड़ना है तो मैं इनके पास जा सकता हूँ एज अ कॉमन पब्लिक और इनको कह सकता हूँ कि आप मेरा केस लड़िए। बट अगर मैं ऐसा केस लेकर आऊँ कि जो यूनियन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के खिलाफ केस हो, वो ये नहीं लड़ सकते। मतलब यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते, बाकी मेरे कोई भी केस लड़ सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब सरकार के लिए भी करते हैं प्रेसिडेंट के कहने पर, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रेजेंटली कौन है अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल। ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर, अब आते हैं यूनियन लेजिस्लेचर जो आर्टिकल 79 के अंदर डिफाइंड है। देयर शैल बी प्रेसिडेंट कंप्राइजेस 2 हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने शुरू में ही बताया था, लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है। तो इसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा। सेकंड लेक्चर में मैंने सारी बात कर दी थी। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहलाया जाता है और ये टेम्परेरी हाउस होता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, परमानेंट हाउस होता है, और इसको हाउस ऑफ एल्डर या हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 80, नॉट मोर देन 238 मेंबर्स इलेक्टेड बाय एमएलएस बाय पीआरएसटीवी एज पर एलोकेशन गिवन इन शेड्यूल 4। ये बात मैं पहले ही बताया पीआरएसटीवी की भी। नॉट मोर देन 238 मेंबर्स इलेक्टेड बाय एमएलएस, 238 मेंबर्स से ज़्यादा इलेक्टेड बाय जो एमएलएस हैं उनका जो एलोकेशन है वो शेड्यूल 9 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, बाय पीआरएसटीवी रूल। 12 मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड। भाई मैंने पहले बताया था ना कि 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, बाकी मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम द एरियाज ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। जो नॉमिनेट किए गए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, रेखा मालिनी है, इन सबको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन कौन सी फील्ड से? आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड सर्विस। पर अब सचिन तेंदुलकर तो इन सब में से किसी में भी नहीं आते, रेखा जी तो फिर भी आर्ट से आती हैं, आर्टिस्ट हैं। तो फिर बाद में एक और चीज़ ऐड कर गई कि एमिनेंट पर्सन, एक लाइन ऐड करी गई इसी के अंदर, 5वीं, एमिनेंट पर्सन फ्रॉम एनी फील्ड। जैसे सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स में एमिनेंट पर्सन है, तो 233 इलेक्ट होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं, तो टोटल 245 है। ठीक है। आर्टिकल 83, राज्यसभा एज अ हाउस हैज नो टेन्योर, हेंस राज्यसभा मेंबर कैन नेवर बी डिसॉल्व। इनका कोई टेन्योर तो होता नहीं, लेकिन हर मेंबर का टेन्योर होता है। ये शुरू में मैंने सेकंड लेक्चर में बात बता दी थी, अगर आप पूरा क्लियर होगा कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता पूरी सभा का, क्योंकि हमेशा चलती रहती, कभी डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन हर मेंबर का 6 साल का वो रहता है, टेन्योर रहता है। हर मेंबर का रहता है 6 ईयर्स का। कैसे आता है? 1/3 into 2, 1/3 ऑफ द मेंबर शेल रिटायर एवरी 2 ईयर्स, 2 into 3 is equal to 6 ईयर्स। ऐसे कैलकुलेट होता है। आर्टिकल 84, क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज इन चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन कौन होते हैं इनके? वाइस प्रेसिडेंट, और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होते। ठीक है। डिप्टी चेयरमैन, आर्टिकल 89 के अंदर इनका डिफाइन किया गया, द मेंबर शैल इलेक्ट वन अमंग देम एज अ डिप्टी चेयरमैन, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। जहाँ वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं बट ये लोकसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो इन्हीं से सिलेक्ट किए जाते हैं और ये लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक। आर्टिकल 90, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन, ही शैल बी रिमूव बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा आफ्टर सर्विंग 14 डे नोटिस। अब डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करना है तो 14 दिन के नोटिस के अंदर उनको इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव कर दिया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये सारी बातें मैं ऊपर कर चुका हूँ पहले पिछली क्लास में। राज्यसभा सेक्रेटरीट, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, वर्क्स अंडर कंट्रोल ऑफ चेयरमैन। ये जो राज्यसभा सेक्रेटरीट हैं ये कंट्रोल ऑफ चेयरमैन के अंडर काम करते हैं और हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा शैल बी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट। ठीक है। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, स्पेशल पावर जो डिफाइन की गई है आर्टिकल 67 में, ये रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। प्रोसीजर मैं पहले ही बता चुका हूँ। 249, पार्लियामेंट शैल बी मेक एनी लॉ ऑन एनी मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट if Rajya Sabha members give such a permission by passing a bill in that regard। कि पार्लियामेंट में बना सकती है लॉ को किसी भी मैटर पर और स्टेट लिस्ट। ठीक है।
if Rajya Sabha member give in such permission by passing a bill in that regard. Article 312 creation of a new all India service. मतलब ऑल इंडिया सर्विस इट इज़ अ कैडरे बेस्ड सर्विस कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट्स. कैडर मतलब IAS IPS IFS जो सर्विसेज होती हैं इनका संगठन कर सकती हैं, नई पोस्ट निकाल सकती हैं, नई कैडर सर्विसेज लेकर आ सकती हैं. ठीक है. अदर पावर्स, नो इमरजेंसी कैन बी कंटिन्यूड बियॉन्ड 1 मंथ विदाउट इट कंकरेंस. अगर राज्यसभा की अप्रूवल नहीं है तो आप 1 महीने से ज़्यादा किसी इमरजेंसी को लागू नहीं रख सकते. नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन विदाउट इट्स कंकरेंस. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते इनकी कंकरेंस के बिना. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन ऑल्सो बिकम मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. ये मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर हैं मिनिस्टर बन सकते हैं, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर बन सकते हैं. एंड दे मे ऑल्सो हैव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज लाइक JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. ठीक है. चलिए लोकसभा. अब लोकसभा पर आते हैं, राज्यसभा पढ़ ली. आर्टिकल 81 कॉम्पोजिशन कितने मेंबर्स को कंप्राइज करती है? 530 जो कि +20 +2 मतलब 530 स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं और इनको इलेक्ट किया जाता है. और जो 2 हैं एंग्लो इंडियन, ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है. ठीक है. ये जब शुरू किया गया था. अब क्या है, अब की ओरिजिनल कंडीशन क्या है? 530 स्टेट्स आएंगे, 13 यूटी से आएंगे, 2 एंग्लो इंडियन, तो 545 हो गए. लेकिन अब ये 2 एंग्लो इंडियन वाली भी स्टेट मतलब लास्ट ईयर से ये चीज़ हटा दी गई है. अब जो ये रिजर्व रहती थी, जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते थे एंग्लो इंडियन को, वो भी अब हटा दी गया. लोकसभा का टेन्योर होता है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता. ये 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है. बाद में शुरू में बता चुका था सेकंड लेक्चर के अंदर ही. मेंबर का भी टेन्योर 5 साल. एक ही साथ पूरी राज्यसभा डिसॉल्व होती है, एक ही साथ पूरी राज्यसभा इलेक्ट होती है. इन द केस ऑफ एमरजेंसी लोकसभा टेन्योर कैन ऑल्सो बियॉन्ड 5 years फॉर 1 year एट अ टाइम अंटिल एमरजेंसी इज रिवोक्ड. अगर 5 साल इमरजेंसी अगर लग गई है तो 5 साल अगर पूरे होने वाले हैं तो 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है राज्यसभा के मेंबर्स और राज्यसभा का टेन्योर. और ऐसे ही तब तक हर एक साल चलता रहेगा अगर इमरजेंसी हटती नहीं है. आर्टिकल 84 क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन अबाउट. बाकी सारी क्वालिफिकेशन सेम है राज्यसभा की तरह ऊपर, लेकिन इसमें बस एज जो होती है ना 25 साल हो जाती है. वहाँ 30 साल थी, अब 25 साल हो जाती है. ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में बताया. आर्टिकल 93 द मेंबर्स शेल चूज 2 members among them as speaker and deputy speaker. ठीक है. आर्टिकल 94 both shall be removed by effective majority by serving a 14-day notice. सेम चीज चल रही है जैसे ऊपर थी राज्यसभा के लिए. अर्लियर आर्टिकल 94 यूज्ड 2 times फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर बट नॉट पास्ड. 2 बार आर्टिकल 94 को गया था, मतलब यूज 2 टाइम यूज़ किया गया था रिमूव करने के लिए स्पीकर को, बट पास नहीं हो पाया. एक बार GV महावलंकर के केस में और दूसरा बलराम झाकड़ के केस में. ठीक है. इंपॉर्टेंट है नोट के अंदर, तभी मैंने इस बात को लिखा है. स्पीकर ऑफ लोकसभा ही इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द हाउस, ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पीकर ऑफ लोकसभा में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार, इसलिए ये तो बहुत बार पूछा जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में. ठीक है. इनको हेड ऑफ द हाउस भी कहा जाता है और गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स भी कहा जाता है. प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये टेम्परेरी स्पीकर होते हैं. ये टर्म है, आ जाती है प्रोटेम स्पीकर के बारे में, कौन अपॉइंट करता है और ये क्या परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी. स्पेशल पावर्स क्या है इनकी स्पीकर की? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस है ये. स्पीकर शेल सेटिस्फाई अ बिल टू बी अ मनी बिल. भाई अगर मनी बिल मैं आगे बताऊंगा बाद में, लेकिन ये मनी बिल को सर्टिफाई करते हैं. भाई सर्टिफाई कर रहे थे, चेक करते हैं कि हाँ बस ठीक है, और सर्टिफिकेशन देते हैं हाँ ठीक है चलो. ही शैल प्रिसाइड्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट. ये बैठ सकते हैं. जॉइंट सिटिंग भी मैं समझाऊंगा आगे क्या है जॉइंट सिटिंग का मतलब. एज पर कन्वेंशन स्पीकर रिजाइंस फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी. होता क्या है कि जैसे ही अगर कोई पार्टी आ जाती है, पार्टी जीत जाती है, तो उस पार्टी का जो अगर स्पीकर होगा तो वो रिज़ाइन कर देता है. कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं है, कन्वेंशन चलता आ रहा है, बस चाहे तो ना भी करे. अगर बीजेपी का कोई स्पीकर है और बीजेपी जीत चुकी है तो क्या होता है, बायसनेस ना हो इसलिए वो स्पीकर क्या करता है, खुद ही रिज़ाइन कर देता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है, और ना भी चाहे तो नहीं भी करे. ठीक है. इन द केस ऑफ टाई स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन यूज हिज सिंगल कास्टिंग वोट पावर. ही कांट पार्टिसिपेट इन नॉर्मल वोटिंग. मान लीजिए अगर कोई बिल पर अगर टाई आ गया, ठीक है,
जो दोनों पार्टीज़ की तरफ से, 2 या 3 जितनी पार्टीज़ हैं, तो अगर टाई आ जाता है तो क्या होगा, स्पीकर क्या करेंगे, अपना सिंगल वोट यूज़ कर सकते हैं जिताने के लिए, ठीक है, फेवर या अगेंस्ट वो उनकी इच्छा, बट ये नॉर्मल वोटिंग में नहीं वोट कर सकते, ठीक है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर शेल रिजाइन टू ईच अदर, एक दूसरे को रिजाइन करेंगे, स्पीकर को करना है तो डेप्यूटी स्पीकर को कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। ही शेल कंटिन्यू इन हिज पोजीशन अंटिल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ न्यू लोकसभा, ये अपनी पोजीशन को तब तक बरकरार रखते हैं जब तक न्यू लोकसभा नहीं आ जाती। लोकसभा के सेक्रेटरीट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, शेल बी हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी तरफ से हेड किया जाता है एज अ स्पीकर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा क्या कहती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस एंड पास ओनली इन लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन मतलब, इसका मतलब क्या, पता है क्या होता है, कभी कभी होता है एमपीज़ की खरीद फरोख्त होने लग जाती है, आपने सुना होगा कि इस पार्टी का एमपी अब हमारी तरफ आ गया ताकि हम लोग मेजोरिटी में जीत जाएं, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस एंड पास ओनली इन लोकसभा। लोग ये कहाँ लिखा गया, लोकसभा रूल नंबर 198 में बात लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन लोकसभा की रूल बुक में लिखा गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन बट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा आपको लग रहा है और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। हम लोगों का टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है, जॉब सीकर नौकरी की तलाश के नाम से। जितनी भी जॉब अपडेट्स आती हैं और इस इनकी जो लेक्चर की सीरीज़ है, ये सब वहाँ पर अपडेट किया जाता है, पूरे लिंक्स दिए जाते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे सोशल अकाउंट्स भी इसी नाम से बना हुआ है हम लोगों का, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे आप नोटिफाइड रहेंगे हमेशा। चलिए, थैंक यू।